The polygon rule. पॉलीगन रूल, तो वी हैव डिस्कस द पॉलीगन रूल। तो एक क्वेश्चन हम उस पर बेस्ड कर लेते हैं, फिर वी विल बी डिस्कसिंग टुडे the super resolution of vector, and then we will be discussing about the subtraction, and then we have multiplication of vectors. तो चलिए सबसे पहले तो पॉलीगॉन रूल पे क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए पहले आप। राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम। गुड इवनिंग कौस्तुभ। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी मैं बोल रहा हूँ दैट इज एक्सरसाइज प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी। तो खैर चाहे जो जहां का भी प्रॉब्लम हो आप लिखिए। अ साइक्लिस्ट a cyclist takes a turn towards his left. A cyclist takes a turn towards his left after every 500 meter. सर मेरी आवाज आ Cyclist, रही है? अब आई आपकी आवाज। हाँ सर, वो सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वो मेरा चल नहीं रहा था सर। कुछ नहीं, क्वेश्चन 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 ये लिखना है जो अभी लिखवा रहा हूँ। A cyclist takes a turn towards his left. A cyclist takes a turn towards his left after every 500 meter. After every 500 meter at an angle of 60 degree. At an angle of 60 degree. A cyclist takes a turn towards his left after every 500 meter at an angle of 60 degree. लिख लिया क्वेश्चन? यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? Yes. Find his displacement at find his displacement at find his displacement at third turn and sixth turn. Third turn and sixth turn. Third turn and sixth turn. ठीक है, थर्ड टर्न पे और सिक्स्थ टर्न पे, समझ गए? थर्ड टर्न एंड सिक्स्थ टर्न। ठीक है, इस पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलिए मैं बताता हूँ क्या मतलब हुआ इसका। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि देयर इज अ साइक्लिस्ट and who is obviously cycling, and after every 500 meter he takes a turn towards his left at an angle of 60 degree. मतलब क्या है? मतलब ये कि सर अगर मान लो कि यहाँ से the cyclist starts from some position, from this position let us say, तो जैसे ही वो 500 meter cover करेगा, after he covers this 500 meter he will take a turn towards his left. मतलब वो उसको सीधा जाना चाहिए था, तो he will take a turn and he will take the turn at exactly at an angle of 60 degree. ठीक है ऋषिक, अब आपको ये बात। I am not audible. Am I not audible to every one of you? कट रही थी सर मेरे लिए भी। अच्छा एक मिनट रुको, कटनी तो नहीं चाहिए। Is the issue with all of you or is this issue specifically with Rishik and और एक बच्चा पता नहीं आई डोंट रिमेंबर। भाई सबके साथ यही हो रहा है कि मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है बीच बीच में? No, sir. सर आ रही है ठीक से। आ रही है। So if it is not majority has no issue, this means that there might be some network issue at your side or at your end. तो आप लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिकनेक्ट। अगर आपको ये प्रॉब्लम अभी कंटिन्यू रहती है तो प्लीज ट्राई टू रिकनेक्ट। ठीक है, अभी ऋषिक आवाज जा रही है मेरी? यस सर अब आ रही है। ठीक है, तो चलो फिर से बात करते हैं कि भाई एक साइक्लिस्ट है एंड ही कवर्स आफ्टर एवरी 500 मीटर ही जस्ट टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था उससे वो लेफ्ट की तरफ he takes a turn at an angle of 60 degree. तो यहाँ से मान लीजिए कि he has started from, let us say he has started from this point O, he moves till A and covered 500 meter and then he will take obviously a turn towards his left. और कितने एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे। तो ये तो क्वेश्चन में आपको मेंशन है। ठीक, इसके बाद फिर से ये इसको ऐसे जाना था, बट ही विल टेक अ टर्न, ऐसे टर्न लेगा फिर से। ठीक है, फिर से कितना जाएगा? फिर से 500 मीटर। आफ्टर
every time he takes a turn he covers 500 मीटर। फिर से ये इसको ऐसे जाना था, he will again take a turn, और इस बारी फिर से 60 डिग्री के एंगल पर, तो this is how he will take the turn। क्लियर है भाई? फिर इसको ऐसे जाना था, but again he will take a turn। ठीक है, look at this, he will again take a turn। सबको समझ में आ रहा है? He will again take a turn। कितने एंगल पर? Again at an angle of 60 degree। Is it clear? Please respond। Again he took a turn, फिर से टर्न ले लिया। अब इसके बाद फाइनली क्या होगा? फाइनली व्हाट हैपेंस? फाइनली ही विल अगेन टेक अ टर्न। इसको ऐसे जाना चाहिए था, ही विल अगेन टेक अ टर्न एंड विल रीच टू द सेम पॉइंट वेयर फ्रॉम ही हैज स्टार्टेड। ठीक है, मतलब देखो ये आपको डायग्रामेटिकली इज दिस सिचुएशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. डायग्रामेटिकली क्लियर है? अब देखिए सर, ये आपका ये जो ओ ए है, ए इज द फर्स्ट टर्न, बी मान लो इसको, दिस विल बी द सेकंड टर्न ऑफ कोर्स, this is the third turn, let me call this as C, let me call this as D, this will be obviously fourth turn, this is fifth turn, ये वाला जो point है, let me call this as E, E is the fifth turn, and this point which is O, again this point पे वो पहुंचा है, this will be the sixth turn, and if he continues to do the same, then he will continue to again reach to the same point again and again। ठीक है, वो एक अलग फैक्टर है, बट हमें तो ये सिचुएशन है। इसका मतलब है कि सिक्स्थ टर्न पे वो वापस वही पहुंच जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था, एंड इट विल फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन। व्हाई विल इट फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन? बिकॉज आपसे बोला गया कि ईच ऑफ द लेंथ इज ऑफ 500 मीटर एंड एवरी टाइम ही टेक्स अ टर्न एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आपका ये एक पॉलीगॉन जो बनेगा, दिस विल बी अ हेक्सागन, क्योंकि अगर 60 डिग्री पे आप बेंड होते रहो तो अल्टीमेटली यू विल फॉर्म अ 6 साइडेड पॉलीगॉन। क्लियर? हमें इस थर्ड टर्न पे इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, एंड थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट का, अब पहली बात तो ये समझिए कि डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको याद आए तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये बोला था कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दो बाय अ लाइन एंड द लेंथ ऑफ दैट लाइन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब फॉर द थर्ड टर्न दिस O इज द इनिशियल पोजीशन एंड थर्ड टर्न इज द फाइनल पोजीशन। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, बट द क्वेश्चन इज हाउ विल यू find the magnitude of this line which is connecting O with the C। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? how we will calculate that? कोई मुझे बता सकता है? कुछ आइडिया लग रहा हो आप लोगों को? सर पॉलीगन रूल। यस ऑफ कोर्स, पॉलीगन रूल। देखो एक्चुअली में अगर आप देखो तो O से A तक का सम निकालने के लिए आपको 3 वेक्टर ऐड करना पड़ेगा, OA, OB एंड BC। एम आई करेक्ट? ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, और इन तीनों वेक्टर का जो सम है दैट विल बी गिवन बाय दिस फोर्थ वेक्टर। क्लियर? इसका मतलब यू नीड टू अप्लाई द पॉलीगन रूल। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. अब पॉलीगन रूल में मैंने क्या समझाया था आप लोगों को? अगर आप लोगों को याद हो तो पॉलीगन रूल में मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपको करना क्या है, यू हैव टू एड अप द टू वेक्टर एंड द रिजल्ट ऑफ दैट टू विल बी एडेड टू द थर्ड वेक्टर एंड सो ऑन। द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल यू गेट द फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको एक बात नजर आ रही होगी कि OA और AB की अगर मैं बात करूं तो वी कैन ऐड OA विथ OB और AB बाय द ट्रायंगल लॉ। हाँ ना बोलना पड़ेगा? Yes, sir. तो Yes, इसका sir. एक रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। इस रिजल्टेंट को फिर हम BC के साथ ऐड करेंगे तो ये आपका जो ये है, ये फाइनली ये डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा, दिस द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट विल गेट। ठीक है, बट उसके लिए पहले तो हमें R चाहिए। हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ R? ऋषिक, R कैसे मिलेगा हमें? तो R के लिए वी हैव टू ऐड टू रूट वेक्टर्स। 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर। नहीं, सिर्फ 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा। हाँ, प्लस 2 AB 500 cos थीटा होगा। प्लस 2AB cos theta, तो 2 into 500 into 500, what is the angle between these two? What will be the value of theta in this case? What is the angle between these two vectors? 60 डिग्री। Of course 60 degree। भाई क्या हो गया, क्यों चुप हो गए? नहीं कर रहा हूं सॉल्व। Obviously it is cos 60। What is the value of cos 60? Cos 60 की वैल्यू 1/2। 1/2। बहुत बढ़िया भाई, सब बोलें तो अच्छा लगता है पढ़ने पढ़ाने में। तो यहाँ पर अगर तुम देखो 500 का स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन, 1 प्लस ऑफ 2 इंटू cos 60 इज 1/2। 2 से 2 मर गया,
500 स्क्वायर क्यों कॉमन आ गया ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 500√3। मतलब ये जो आया दिस इज 500√3। अब ये 500√3 को आपको इस 500 के साथ ऐड करना है विक्टोरियली। तो पहले इतना नोट करो, आई नीड सम स्पेस ऑन द स्क्रीन। तो प्लीज आप लोग यहाँ तक नोट करिए। सर यहाँ तक नोट करिए ताकि मैं आगे सॉल्व कर सकूं। Done, sir. ठीक है, नाउ वी हैव टू ऐड दिस 500√3 विथ 500। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए आई नीड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब देखो कैसे पता चलेगा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, हाउ डू आई गेट द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर आर एंड दिस वेक्टर ऑफ 500, ये वाला। तो देखो ये आर को अगर आप एक्सटेंड कर दो तो ये ऐसे एक्सटेंड होगा, और ये 500, इन दोनों के बीच का हमें एंगल चाहिए, वही तो हमारा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। कोई मुझे बताएगा कितना आएगा ये एंगल? कोई भी मेक अ गेस। वैसे तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। और ये वाली जो रेड लाइन है वो ये ऐसे एक्सटेंड हो रही है। कोई बता सकता है मुझे कि ये वाला एंगल कितना है? ये वाला कोई भी, आप सर एक मिनट मैथ्स सर, वाले बच्चे होंगे। पता है ठीक कैसे है, होगा, बट कैलकुलेट कर रहा हूँ सर। एक चलो कैलकुलेट करके मुझे बताओ। तो कौन मुझे सा एंगल एंगल? बता दो तो देखो ये वाली, जिनको नहीं समझ में आया कौन सा एंगल, तो देखो ये आर आर वाली लाइन को एक्सटेंड करो तो ये, और ये वाली जो है ये जो 500 है जो उसके साथ सर ऐड करना है आपको आर के सर साथ, 90 है। ये वाला ये। सर 90 डिग्री है। यस यू आर राइट ऋषिक। इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है वो चाहिए ना हमें ऐड करने के लिए। जिनको नहीं समझ में आया वो देखो, ये 60 है, ये 120 है, तो ये वाला एंगल 30 होगा और ये वाला एंगल 30 होगा। सबको ये समझ में आया ऐसा क्यों लिखा मैंने? यस सर। अब ध्यान से देखिए ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दिख रहा है, ये एंगल 30 है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी 30 बिकॉज इट विल फॉर्म वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अगर ये सीधा जाता तो ऐसे जाता, बट इट हैज बेंड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यहाँ से, तो दिस इज 60, तो 60 + 30, डोंट यू थिंक इट इज 90? एंगल बिटवीन R and BC is 90 degree. देखो, is the angle clear to all? Please respond. Yes, ये total angle it will be 90 degree. तो आपका जो फाइनली डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ 500√3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 500 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, दोनों में यू कैन टेक 500 का स्क्वायर एज कॉमन, √3 का स्क्वायर विल बिकम 3 प्लस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 4 मतलब, ठीक है 4, तो ये कितना हो जाएगा? ये 500 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1000 मीटर। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। सी इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट। सर यस सर। जी जी सर। अच्छा नहीं सर, यस सर, ये है। हाँ ठीक है। इसको नोट करिए। तो दिस इज हाउ द पॉलीगॉन रूल इज यूज्ड। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इसलिए करवाया कि आपको सिचुएशन से पता चलेगा भाई कि आपको वेक्टर को अरेंज कैसे करना है। How you need to arrange the vectors that will be only understood on the basis of the situation. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एंगल पे वेक्टर अरेंज होंगे, वो आपको क्वेश्चन या सिचुएशन जो दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि भाई आप वेक्टर को कैसे अरेंज करेंगे, या किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा क्या नहीं होगा। दैट यू विल ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय द सिचुएशन। तो ये नोट करिए, तो आगे बढ़ते हैं। सर डायग्राम बनाना है? ऑफ कोर्स डायग्राम बनाना है, विदाउट डायग्राम हाउ विल यू ओके सर, बना लिया सर। अंडरस्टैंड कि क्या क्या होगा। सर डन।
अच्छा, इसमें एक चीज और पूछा था कि when we reach to the sixth turn, I mean where from we have started, if we reach to the same point, what will be the value of displacement? क्या होगा इसका आंसर? वैसे मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर जहां से मैंने स्टार्ट किया, इफ आई रीच टू द सेम पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? जीरो। zero. जीरो। तो इसका मतलब इसका आंसर तो जीरो है। इससे एक बात और पता चलती है, सिक्स्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। भाई सिक्स्थ टर्न पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगी भाई, क्योंकि जहां से आपने स्टार्ट किया है, Yes, अगर sir. आप कैसे भी घूम घाम के अगर वहीं पहुंच जाते हो तो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो विदाउट एनी डाउट। तो इसमें कोई इशू नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होना है तय है। अब एक बात समझिए सर, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ये तो बात सही है, ये समझ में आ गई। अच्छा, एक मिनट। अब इसमें एक बात सोचो कि अगर मैं इसी पॉइंट पे, अगर तुम देखो ध्यान से, एंड ईच ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन, तो आप यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट जीरो आया ना, सारे वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट जीरो आएगा, ये तो आपको मालूम है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जीरो आना Yes, चाहिए। इसका sir. दूसरा मतलब मैं ये कह सकता हूँ बेटों, मेरे बच्चों, कि वेक्टर ओ ए प्लस ऑफ वेक्टर ए बी प्लस ऑफ वेक्टर बी सी प्लस ऑफ वेक्टर सी डी प्लस ऑफ वेक्टर डी ई, all of these vectors sum up to equal to zero, all of these are will sum up to zero। ये आएगा सर, डी, सॉरी डी सिर्फ नहीं, डी के बाद ई ओ, इन सब का जो सम है दैट इज इक्वल टू जीरो। और अगर इन सारे वेक्टर को अगर आप ठीक से देखो तो ऑल ऑफ देम आर इन द सेम ऑर्डर और नॉट? ओ ए, Yes. ये Yes, सेम Yes, ऑर्डर में, sir. सारे बच्चे समझ लीजिए, Yes, ऑल ऑफ sir. दीज आर इन द सेम ऑर्डर। ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में है एंड क्लोजिंग द पॉलीगॉन, अगर एक पॉलीगॉन आप फॉर्म कर रहे हो बाय द वेक्टर्स एंड ऑल ऑफ द वेक्टर्स आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, इवन द वेक्टर व्हिच इज क्लोजिंग द पॉलीगॉन इज आल्सो इन द सेम ऑर्डर, तो उस केस में वेक्टर सम हमेशा जीरो होगा। नहीं आई बात समझ में? जैसे मैं इस बात Sir, को आ और गई. इलैबोरेट करता हूं कि अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि ये ट्राइंगल, ये तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, एंड दे फॉर्म अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इस सिचुएशन में ए बी सी का सम कितना है, तो मैं कहूंगा कि भाई a प्लस बी प्लस सी, द सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाई दिस सम ऑफ ऑल दीज थ्री वेक्टर्स विल बी इक्वल टू जीरो, तो आप कहेंगे इसलिए क्योंकि भाई a और b को अगर हम ऐड करेंगे तो वी विल अप्लाई द ट्रायंगल लॉ टू ऐड दिस, और ट्रायंगल लॉ कहता है कि दो वेक्टर का जो सम होगा दैट विल बी गिवन बाय द थर्ड वेक्टर टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर एंड फॉर्मिंग द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। से Yes, यस और sir. नो? Yes. मतलब ये जो Yes. r आएगा वो इस तरह से आना चाहिए, दैट विल फॉर्म द थर्ड साइड, एंड c इज आल्सो फॉर्मिंग द थर्ड साइड। तो बिकॉज a और b का जो सम है दैट विल आल्सो फॉर्म, ज्योमेट्रिकली समझो, a और b का सम ऑफ a एंड b विल फॉर्म द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, एंड c इज आल्सो द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, बात समझ में आई? तो ज्योमेट्रिकली दोनों की लेंथ इक्वल है या नहीं है, पहले तो ये बता दो Sir, है. भाई। r और c आपस में मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है ना बेटे, बट अगर इन दोनों की डायरेक्शन देखो, r की डायरेक्शन और c की डायरेक्शन, आर दे सेम और ऑपोजिट? सर ऑपोजिट है, वो माइनस सी होगा। बहुत बढ़िया। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों इक्वल हैं, बट डायरेक्शन वाइज दे आर ऑपोजिट। देखो r इधर है और c ऐसे आया है, दिख रहा है आप लोगों को? तो r इज Yes, इक्वल sir. टू माइनस ऑफ c, अगर डायरेक्शन वाइज बात करें तो जितनी वैल्यू r की उतनी वैल्यू c की है, बट r पॉजिटिव है c निगेटिव है, या r को निगेटिव कहो तो c को पॉजिटिव कहो, तो ऐसे केस में इन दोनों का सम करोगे तो जीरो आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir, आएगा. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सारे वेक्टर को सेम ऑर्डर में लेते हैं टू फॉर्म अ पॉलीगॉन, तो उस केस में उन सारे वेक्टर का जो सम आएगा दैट सम विल बी इक्वल टू जीरो। तो लिख लीजिए एक नोट, NOTE नोट। If all the vectors are taken in the same order, if all the vectors are taken in the same order to form a polygon, if all the vectors are taken in the same order to form a polygon, if all the vectors are taken in the same order to form a polygon, then the sum of the vectors will be equal to zero.
then the sum of the vectors will be equal to 0. If all the vectors are taken in the same order to form a polygon, then the sum of the vectors will be equal to 0. If सर all the vectors, जी सर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है हमारे पास हम 3 एक साथ ऐड कर दें वेक्टर? होता तो बता देता ना मैं, होता तो मैं बता देता ना सर, यस सर। इसका मतलब नहीं है। हो गया भाई, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द पॉलीगॉन रूल। अब एक बात और समझिए जिसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस मेथड, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को रिजोल्व करने का क्या मतलब है, क्यों रिजोल्व करेंगे, काहे रिजोल्व करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इस बात को समझते हैं। देखिए सर, रिजोल्व करने का बेसिक मतलब होता है ब्रेक करना। टू ब्रेक अ क्वांटिटी इनटू इट्स कंपोनेंट इज नोन एज रिजोल्यूशन। मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दो तो उसी को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। सॉरी, किसी भी क्वांटिटी को नहीं, सॉरी, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें तो उसी मेथड को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? इसका मतलब इसी तरह से अगर वेक्टर को भी हम उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें तो उसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। आप पता नहीं सर क्या बोल रहे हो, कंपोनेंट का क्या मतलब, क्या नहीं मतलब। तो इसको बहुत बेसिक तरीके से पहले इस बात को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि 2 + 3 = 5 है, भाई ये मत कहना सर 4 + 1 भी 5 होता है, मुझे भी पता है 5 + 0 भी 5 होता है, ठीक है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मान लो इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि 2 और 3 को हमने कंबाइन किया और हमें 5 मिला, तो इसका मतलब 5 इज मेड अप ऑफ 2 and 3, कह सकता हूं क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब ये बेटा कि अगर मैं 5 को ब्रेक करूं तो उसका कंपोनेंट क्या मिलना चाहिए मुझे, 2 और 3 जिससे वो बना है वो वापस मिलना चाहिए। Yes, sir. तो किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी चीज को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के मेथड को ही हम रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वेक्टर को भी अगर हम उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें, इफ वी रिजोल्व द वेक्टर और ब्रेक अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट जिससे वो वेक्टर फॉर्म हुआ है, तो उस प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर हम वेक्टर को रिजोल्व करेंगे क्यों, ये कंपोनेंट से कैसे पता सर कि कंपोनेंट से मिलकर बना है या क्या है, नहीं है। तो इस बात को समझो, पहले इस बात को ना एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ये दिख रहा होगा इसमें, देखिए इसको अगर मैं ऐसे पुल कर रहा हूं तो ये मूव कर रहा है या नहीं, इज इट मूविंग और नॉट, Yes, sir. या ऐसे धक्का दूं Yes, तब भी sir. मूव कर रहा है। ठीक है, किस एक्सिस का अलोंग मूव कर रहा है ये मेरा फोन जो है, इज इट्स मूविंग अलोंग विच एक्सिस, Sir, x-axis. एक्स, only x axis, there is no motion of this particular phone along y axis, correct है? और ऐसा क्यों है? Yes, sir. Why is it so? Why it's only moving along x axis? Can anybody tell me why it's moving only along x axis? सर फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस में लग रहा है और कहीं लग नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि the whole effect of the force acting on this phone is along x axis and hence the phone is moving along x axis। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी तरह से देखो, फिर से ये फोन देखो, इसको मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, नाउ इट्स मूविंग, दिस टाइम किस एक्सिस का अलोंग इज ये फोन मूव कर रहा है, Sir, Bye. along which axis it's moving, along y axis, and why is it moving along y axis now? The force y axis में लग रहा है। Again फिर से हम कह सकते हैं कि force, the whole effect of the force is along y axis and hence this phone was moving along y axis। अब सिचुएशन समझना, अब इसको देखना, अब किस एक्सिस का अलोंग मूव कर रहा है? Z. Sir, z-axis. नहीं, जेड ऐसा नहीं एक्स होता वाई है। एक्सिस दोनों। ये अगर ऐसे जा रहा है इसका मतलब है कि इट इज गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि कोई पार्टिकल है और वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ यहाँ, इसका मतलब है कि इसका एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. Yes. ऐसा कब होगा? देखो इसको सिचुएशन वाइज समझते हैं फिर से, कि अगर मैंने आपसे बोला कि अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो होल इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट वाई एक्सिस का अलोंग नहीं है, इट इज गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से इस बॉडी पे मैं दूसरी बॉडी ले लूं तो इस पे फोर्स लगाया तो दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस,
इसका कोई इफेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है. द होल ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज अलोंग वाई एक्सिस. तो इस पे फोर्स लगा वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये मूव कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस. अब तीसरा केस है सर हमारा कि इस बॉडी पे हमने फोर्स ऐसे लगा दिया. तो अब जैसे ही ऐसे फोर्स लगाया मैंने, इस फोर्स का इफेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और इस फोर्स का इफेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग. नहीं आ रही बात समझ? अरे बात समझ आई? जैसे ही कुछ एंगल पे मैंने ये फोर्स लगाया, तो इस फोर्स के दो इफेक्ट आ गए सर अचानक से. एक एक्स एक्सिस के अलोंग भी इसका इफेक्ट हो गया और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग भी इफेक्ट हो गया. नहीं आ रही बात समझ? सर आ रही है. यही जो दो एक्सिस के अलोंग मुझे इस फोर्स का इफेक्ट मिलेगा, इसको हम दो कंपोनेंट के फॉर्म में इसको अज्यूम करते हैं. मतलब हम इसको कहेंगे कि ये फोर्स का दो कंपोनेंट हो गया. और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? तो वेक्टर है. इसका मतलब वेक्टर का दो कंपोनेंट हो गया. कहां कहां? एक कंपोनेंट या एक इफेक्ट इसका एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा इफेक्ट इसका वाई एक्सिस के अलोंग है. इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग है. मोर और लेस समझने की बात ये है. कुछ हजम हुआ? इसका मतलब है कि Yes, हम sir. किसी भी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. इसी तरह से ऐसा, अच्छा जरूरी नहीं है कि बेटा किसी भी वेक्टर का सिर्फ दो ही कंपोनेंट होता है, एक्स और वाई का. किसी भी वेक्टर का मैक्सिमम तीन कंपोनेंट हो सकता है, उसके तीन इफेक्ट हो सकते हैं, तीन एक्सिस के अलोंग. एक एक्स, दूसरा वाई और तीसरा Z. Z. बोलो जेड. ठीक है. और मगर हमें पढ़ना अभी कौन सा है? हमें सिर्फ दो कंपोनेंट पढ़ना है, जिसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं. तीसरे एक्सिस के अलोंग हमें उसका इफेक्ट नहीं पढ़ना है या कंपोनेंट नहीं पढ़ना है अभी. ठीक है. तो बट अभी फिलहाल याद रखिएगा कि मैक्सिमम कितने एक्सिस के अलोंग हम रिजॉल्व कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को, या मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट वी कैन गेट फॉर अ वेक्टर. तो मैक्सिमम ऑफ 3 कंपोनेंट्स वी कैन गेट फॉर अ वेक्टर, वन अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर वन अलोंग वाई एक्सिस एंड द थर्ड वन अलोंग जेड एक्सिस. तो बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब हुआ? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब हुआ कि ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट. मतलब अगर किसी भी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दें, कंपोनेंट का मतलब उसके इफेक्ट्स जो है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, उन इफेक्ट्स में अगर हम किसी भी वेक्टर को ब्रेक कर दें, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन कहते हैं. बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के आगे लिख लो तुम लोग, ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट. ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स. ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट. लिख लिया? लिख लिया? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर Yes, के sir. आगे लिख दो, ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. Breaking a vector into its components is known as resolution of vector. Breaking a vector into its components is known as resolution of vector. लिख लिया बच्चों? आई होप लिख लिया होगा, है ना? Yes, sir. लिख लिया. ठीक है. तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बेसिक मतलब ये है. अब चलो रिजॉल्व कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, इस बात को भी तो हम समझेंगे कि रिजॉल्व करेंगे. भाई हमें तो एक बात समझ में आ गया कि कुछ इफेक्ट, अगर मान लो कि कोई वेक्टर ऐसे है तो उसका कुछ इफेक्ट इधर होगा, कुछ इफेक्ट इधर होगा. ठीक है. तो इफेक्ट तो होगा, बट ये इधर जो इसका कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इधर जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम फाइंड करेंगे. बट इससे पहले कि मैं इफ वैल्यूज बताऊं, कंपोनेंट की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको मैंने एक्स वाई जरूर बोला है. ये तो अगर बहुत मतलब बच्चों वाली बात करूं तो एक्स और वाई में ब्रेक करना, ये एक्स वाई जेड में ब्रेक करना, इसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं. बट ये जरूरी नहीं कि एक्सिस एक्स और वाई जैसी ही दिखे. हमेशा एक बात याद रखो कि आप जिस एक्सिस के अलोंग वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो, द टू एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बात समझ में आई? एक्सिस कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जरूरी नहीं वो एक्स नॉर्मल एक्स और वाई ही हो. ठीक है. क्या मतलब? जैसे मान लीजिए ये एक्स और वाई है, तो ऑब्वियसली बात है परपेंडिकुलर तो है ही है. आपस में ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, वेक्टर को रिजॉल्व कर लो. मैं कहता हूं ये एक्स और वाई ऐसे नहीं हो, ये एक्स ऐसे हो और वाई ऐसे, ये एक्स और वाई हो, तब भी हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि भाई दो एक्सिस, कोई सी भी दो एक्सिस जिसके अबाउट हम कंपोनेंट ले रहे हैं या जिस पर हम कंपोनेंट ले रहे हैं वेक्टर के, वो दोनों एक्सिस आपस में कैसी होनी चाहिए बच्चों? आशीष, कैसी होनी चाहिए?
The two axes must be perpendicular to each other. Did you understand? Please respond. Yes, sir. दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए. दिस इज द क्राइटेरिया. ये बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं कि ये एक्स ऐसा ही होगा और वाई ऐसा ही होगा तभी रिजॉल्व होगा. भाई कैसा भी एक्स हो सकता है, कैसा भी वाई हो सकता है, या कैसी भी दो एक्सिस हो सकती है, बट प्रोवाइडेड कि दोनों एक्सिस आपस में कैसी हो, परपेंडिकुलर. क्लियर? चलिए तो वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखते हैं. और अभी जो हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे वो कितने एक्सिस में, आपके लेवल पे कितने एक्सिस में ब्रेक करना है? What is not clear? Please repeat. Sir, your voice was not clear. Could you please repeat? ये वॉइस ब्रेक होने की बीमारी क्यों शुरू हो गई? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. आई विल रिपीट इट अगेन. द एक्सिस along which you are taking the component of a vector, the two axes must be perpendicular to each other. मतलब जिस एक्सिस पे आप कंपोनेंट्स ले रहे हैं वो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए. डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? Yes, sir. ठीक है. द टू एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर. अब चलो हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं. वैसे वेक्टर के मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स होते हैं. अभी जो हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. मतलब वी विल बी रिजॉल्विंग वेक्टर ओनली अलोंग टू एक्सिस, वन एक्स एंड अनदर वन वाई. तो इसीलिए उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. अब इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, मतलब कैसे कंपोनेंट निकालेंगे? तो उसके लिए आप मान लीजिए ये अपनी वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, एंड लेट्स से दिस इज अ वेक्टर दैट वी हैव. ये अपना वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है. वेक्टर ए, एंड दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये एक्स, ये सिचुएशन है. ठीक है. तो इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट आएंगे बच्चों? हाउ मेनी कंपोनेंट विल गेट फॉर दिस वेक्टर? 2 कंपोनेंट. बहुत बढ़िया. एक आएगा आपके एक्स एक्सिस पे, तो उसको मान लीजिए हम कह लेते हैं ए एक्स. उसकी वैल्यू क्या होगी अभी हम लिखेंगे. और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो वाई एक्सिस पे आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए उसको हम ए वाई कह लेते हैं. कोई दिक्कत? नो सर. बोलो. यहाँ तक क्लियर है भाई? 2 कंपोनेंट होने, ये बात सबको क्लियर है. एक एक्स एक्सिस पे मिलेगा और दूसरा वाई एक्सिस पे मिलेगा. एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उसको मैंने ए एक्स कहा है, और वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उसको मैंने ए वाई कहा है. अब देखिए सर, ये ए वाई इधर है, इसको उठा के अगर इधर शो कर दूं तो कोई दिक्कत? भाई अगर ये देखें, ऐसे दिखा सकते हैं ना, ये 90 डिग्री. ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल को मैं नाम कुछ दे देता हूं. दिस ट्रायंगल हैज अ नेम, लेट्स से पी क्यू आर. इस ट्रायंगल को देखो, अगर आप इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें अगर आप cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होगा? तो cos थीटा विल बी रिटन एज इक्वल टू बेस ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन हाइपोटेनियस. मतलब ax अपॉन a लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हाँ ना बोलना पड़ेगा Yes, भाई. sir. तो ax विल बी इक्वल टू व्हाट? a cos थीटा. और ये वेक्टर साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे तो वो कंपोनेंट भी अपने आप में वेक्टर होगा. यार मेरी आवाज ब्रेक हो रही है. सबके लिए आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? नो सर. नहीं सर, मुझे तो आ रही है. Ayushi, please reconnect from your side. There may be issue at your end. तो reconnect करिए आप. हाँ, आयुषी हैज लेफ्ट. ठीक है, चलो अब देखो, ax इज इक्वल टू a cos थीटा. ये सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. अच्छा, इसमें मैंने वेक्टर का साइन बनाया है, और क्यों बनाया उसका रीजन है, बिकॉज आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करोगे, उसके कंपोनेंट्स लोगे, तो आपका जो रिजल्ट कंपोनेंट आएगा वो भी वेक्टर ही तो आएगा. जैसे आपने 2 वेक्टर को ऐड किया था तो रिजल्ट वाज वेक्टर, तो वैसे ही अगर किसी वेक्टर को आप ब्रेक करोगे तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी वेक्टर होंगे. तो
तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आ गई a cos थीटा। अच्छा, इसी ट्रायंगल में अगर मैं sin थीटा ले लूं, इसी ट्रायंगल में अगर मैं sin थीटा ले लूं, sin थीटा, तो sin थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? इसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेल मी यस और नो। Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पर जो ay आएगा सर वो होगा a sin थीटा। ठीक है, ये ऐसे आ गया, कोई दिक्कत? अगर एंगल हमें x एक्सिस के साथ गिवन है तो the component that we have got on x axis is a cos theta and the component on y axis is a sin theta. अब इसी का दूसरा आप समझिए पहले, उसके बाद फिर हम इसको याद रखने का तरीका समझेंगे। अगर मान लीजिए कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द एंगल विद द x एक्सिस, इफ द एंगल इज गिवन विद द y एक्सिस, ये वेक्टर a है, ये फिर से x एक्सिस, ये y एक्सिस, अनडाउटेडली हम ये कह सकते हैं कि अगेन वी विल गेट द टू कंपोनेंट, वन अलोंग x एक्सिस एंड अनदर वन अलोंग y एक्सिस, राइट? अनदर वन अलोंग y एक्सिस। अब अगर सर हम इसको रिजॉल्व करें तो इधर ax है तो इधर भी ax लिख दें तो क्या फर्क पड़ता है उससे? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? इसको फिर से कुछ नाम दे दो PQR। इस ट्रायंगल में अगर आप देखो, इसमें अगर मैं cos थीटा लिखूं तो कौन बताएगा cos थीटा क्या लिखेंगे हम? ax अपॉन a या ay अपॉन a? इस ट्रायंगल में बेटे ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। cos थीटा विल बी इक्वल टू ay अपॉन a, क्योंकि इस बारी बेस इज ay, तो ay इज इक्वल टू a cos थीटा होगा, देखो। और इसी ट्रायंगल में इफ आई हैव टू राइट sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू व्हाट? sin थीटा विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होगा इसमें? परपेंडिकुलर विल बी ax, तो ax बाई a, तो ax इज इक्वल टू कितना? a sin थीटा। इज इट क्लियर? हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब जब Yes, sir. एंगल y एक्सिस के साथ गिवन है तो जो y पे कंपोनेंट है वो cos के टर्म्स में है, और जब एंगल x एक्सिस के साथ गिवन है तो जो x पे कंपोनेंट है वो cos के टर्म में है। इसका मतलब सर जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन होगा उस एक्सिस पे कंपोनेंट cos के टर्म में होगा, और जिसके साथ एंगल नहीं गिवन है उस पर जो कंपोनेंट होगा वो sin के टर्म में होगा। फिर से सुनो, अगर एंगल x एक्सिस के साथ गिवन है तो एक x कंपोनेंट विल बी इन टर्म्स ऑफ cos, अगर एंगल y के साथ गिवन है तो y वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा इन टर्म्स ऑफ cos। पहले इसको नोट करो, इसको और समझते हैं। और सर एक डेफिनेट रेजोल्यूशन के लिए हमें थीटा वो गिवन होगा ना, वरना वो तो वैसे ही हो जाएगा जैसे 5 को हम कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, फॉर अ डेफिनेट रेजोल्यूशन थीटा विल ऑब्वियसली बी गिवन टू यू। थीटा हमेशा गिवन होगा आपको कि वेदर इट इज विद x एक्सिस और y एक्सिस, दैट थीटा विल बी मेंशन्ड एंड दैट with what axis that angle is given, वो भी आपको गिवन रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी जनरल कुछ भी बोल दे और क्या रिजॉल्व करो, ऐसा नहीं होगा। ये नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा जल्दी। देख लिया सर। Third. ठीक है, अब देखिए जिसके साथ एंगल है उस पर कंपोनेंट cos, जिसके साथ एंगल नहीं है उस पर कंपोनेंट sin। ये तो आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे मैं आपसे कहूं, अच्छा इसमें एक बात और याद रखिएगा कि किस क्वाड्रेंट में वेक्टर है उसके अकॉर्डिंग आपका जो x कंपोनेंट है या y कंपोनेंट है दैट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले इस बात को समझो। देखो सर, अगर वेक्टर यहां दिया हुआ हो सच दैट कि यहाँ पर y एक्सिस इज पॉजिटिव एंड x एक्सिस इज नेगेटिव, तो इस केस में जो cos x कंपोनेंट है दैट विल बी नेगेटिव और y कंपोनेंट विल बी पॉजिटिव। बात समझ रहे हो आप कि वेक्टर Yes, किस sir. क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के साथ प्लस और माइनस साइन का भी ध्यान रखना है। अगर वेक्टर का कंपोनेंट नेगेटिव एक्सिस पे तो आपको उस कंपोनेंट को नेगेटिव लिखना है, अगर वेक्टर का कंपोनेंट पॉजिटिव एक्सिस पे है तो उसका कंपोनेंट आपको पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट कि सर आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है
ये जरूरी नहीं कि वो आपको क्वाड्रेंट बना के दिया जाएगा। आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है वो क्वाड्रेंट आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और हमेशा एक बात याद रखिए कि किसी भी वेक्टर का जो एरो है ना, एरो, दैट विल बी बेसिकली द इंडिकेशन फॉर द क्वाड्रेंट। क्या मतलब, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि सर ये कोई पॉइंट है या कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है, कुछ भी है, ये कोई पार्टिकल है या बॉडी है, ये पॉइंट है, ये कुछ भी है, और वेक्टर आपने इस पे ऐसे फोर्स लगा दिया, मान लीजिए फोर्स ऐसे, मान लीजिए फोर्स वेक्टर की बात कर लेता हूं थोड़ी देर। आप मुझे बता सकते हैं कि सीइंग दिस कैन यू टेल मी कि ये वाला जो वेक्टर है वो किस क्वाड्रेंट में है? अगर मैं इसके साथ ऐसे आपको एक्स वाई एक्सिस भी शो कर दूं, तो कैन यू टेल मी कि ये किस क्वाड्रेंट में? इज इट इन द थर्ड क्वाड्रेंट और इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? कैन यू टेल मी? Third. Sir, third. आप समझिए, ये दिखता थर्ड क्वाड्रेंट में, बट इट इज नॉट एक्चुअली इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हमेशा वेक्टर का एरो आपको बताएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में। देखो इसका एरो अगर आप ध्यान से देखो, if you look at the arrow of this, so this arrow is pointing into the first quadrant. Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. It looks like that it is in the third quadrant, but actually it is in the first quadrant. ये दिखता है, ये ऐसा लगता है कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, बट ये एक्चुअली में किस क्वाड्रेंट में है? तो ये एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे ही अगर बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि ये आपका कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है ऐसे, ये किस क्वाड्रेंट में? ये ब्लू वाला जो वेक्टर मैंने बनाया, Sir, second. सबको समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स, वेरी गुड, इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सर ऐसा बात क्यों सबको समझ, बिकॉज एरो मींस डायरेक्शन, राइट? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि ये आपसे मैं कहूं कि ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, राइट? और मैं आपसे कहूं कि ये कोई पार्टिकल है जो ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो आप इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों लोगे भाई? वो तो नेगेटिव थे, फिर व्हाई आर यू टेकिंग इट पॉजिटिव? हाँ जी सर लेकिन हम मैग्नीट्यूड उसका नेगेटिव लेंगे तो फिर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा ना मैं, तो आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये पार्टिकल है और इट इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी आप क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे? सर वो डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये एरो भले दिखाया है मैंने इसमें, बट ये पॉइंट किधर कर रहा है, वो इस क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको किस क्वाड्रेंट में मानेंगे? इसको हम मानेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ सर लेकिन वो हम डायरेक्शन वाइज मानेंगे ना, मैग्नीट्यूड वाइज तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड, भाई मेरे कहाँ से फालतू की बात आ गई? मैग्नीट्यूड का तो मतलब ही होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड कब पॉजिटिव और नेगेटिव होने लगा? कोई भी वेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जब वर्ड बोल दिया आपने, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जिसमें माइनस साइन आपको कंसीडर नहीं करनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड लग गया ना। हाँ सर लेकिन वो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट के उसमें ग्राफ वाले भी क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें सर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रही थी, तो नेगेटिव वाले उस रीजन में हम उसकी नेगेटिव कह रहे थे वैल्यू। वो डिस्प्लेसमेंट में कह रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट अरे भैया मेरे, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव या पॉजिटिव का मतलब ये होता है वेक्टर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मैंने बॉडी को ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, बोल इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे? बॉडी ऊपर फेंका तो प्लस का या 10 माइनस? प्लस प्लस प्लस। और इसी बॉडी को अगर ऊपर से नीचे फेंकूं, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। अब ये वेलोसिटी प्लस आएगा या माइनस आएगा? सर ओरिजिन सेम लेंगे तो यहाँ ओरिजिन लीजिए ना, तो सर नेगेटिव होगा। तो जब ये नेगेटिव है इसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे आप? माइनस साइन। हाँ वैसे ओरिजिन नीचे लेते तब भी वो माइनस ही आता। ये माइनस, ये जो माइनस लगा है ना वो डायरेक्शन की वजह से लगा है, और ये जो 10 है ना ये मैग्नीट्यूड है ऋषिक साहब, ठीक है? और ये माइनस और 10 दोनों मिला के दिस विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी वेक्टर। नहीं समझ में आई बात? तुम्हारा डाउट क्या है ऋषिक? सर जैसे डिस्प्लेसमेंट में सर हम ओरिजिन से पहले सर अगर एक कार ले हम
और सर वो ओरिजिन से पीछे है, और सर वो ओरिजिन की तरफ आ अरे रही है। भाई मेरे डिस्प्लेसमेंट के लिए सुन, बता चुका हूँ, फिर अजीब सा सवाल कब कहाँ कर देता है कुछ नहीं। भाई डिस्प्लेसमेंट का बेसिक मतलब होता है पोजीशन। क्या होता है ऋषि? ये समझा चुका हूँ ये सब। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मन में आज जुबा ये सवाल आया है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, फिर से बताना। डिस्प्लेसमेंट मैंने बार बार कहा है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन। आपकी पोजीशन क्या है? पोजीशन मतलब कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हैं या निगेटिव एक्स एक्सिस पे। मुझे एक बात बताइए, ये बात डिफरेंट केस करा के बता चुका हूं, पता नहीं शायद यही पूछना चाह रहे हो या कुछ और पूछना चाह रहे हो। एक बार फिर से मैं देख लेता हूं। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि ये पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, और जा रहा है ऐसे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। मुझे ये बताओ कि इस वाले का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा मतलब है पोजीशन, तो पोजीशन इसकी पॉजिटिव है, बट जा रहा है इधर, तो वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी कैसी है इसकी? नेगेटिव। अब तुम्हारा डाउट क्या है वो बताओ। हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट में भी अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव में आ रहे हैं डायरेक्शन में, हाँ तो हम डिस्प्लेसमेंट का साइन तो नेगेटिव लेंगे ना सर। भाई, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर हूँ हाँ सर, और राइट की तरफ सर हम जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा नेगेटिव, हाँ सर, यही ठीक पूछ है। रहा था। तो वेलोसिटी लेकिन तो सर वेलोसिटी, पॉजिटिव ही होगी। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए एरो नहीं देखोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप देखोगे कि पार्टिकल किस पोजीशन पर है, ठीक है। मतलब यस पार्टिकल सर। जहां पर है वहां पर का आपका एक्स का कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट विल डिसाइड द साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। समझे? यस सर। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आपको रिजॉल्व करना है, मान लीजिए आप लोगों को सिंपल सिंपल सा केस मुझे बताना है, ओरली बता दो तो और मजा आ जाए। कि सर मैंने आपसे बोला कि सर ये बॉडी है, इस पे हमने एक फोर्स लगा दिया ऐसे, ठीक है। आप लोग अगर ओरली या चलो सॉल्व करके जैसे भी बता दो। ये फोर्स मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स है, ये वाला एंगल 37 डिग्री है। इसके दो कंपोनेंट आपको बताने हैं, ठीक है। आप कंपोनेंट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इसका एक्स और वाई कंपोनेंट बताना है, ठीक है। ये मैंने आपसे बोला कि भाई ये आपका फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यू 20√2 है, ठीक है, न्यूटन। ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। इसका कंपोनेंट आपको बताना है, कैसे करेंगे। कंपोनेंट के साथ प्लस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, वो सब आपको बताना है। इसी तरह से ये बॉडी है, ठीक है, इस पे आपने ऐसे फोर्स लगाया, दिस फोर्स इज ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 53 डिग्री। आपको बताना है कि इसका कंपोनेंट क्या होगा। इसी तरह से लास्ट केस, इस पे फोर्स हमने ऐसे लगाया, फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन, और यहाँ पर जो एंगल आपको दे रखा है वो एंगल आपको वाई के साथ दे रखा है 53 डिग्री। आपको बताना है इसके कंपोनेंट क्या होंगे। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि साइन 37 इज इक्वल टू 3/5, कॉस 37 इज इक्वल टू 4/5, साइन 53 इज इक्वल टू 4/5, कॉस 53 इज इक्वल टू 3/5। करिए।
हाँ सर, हो गया आप लोगों से? यस सर। चलिए पहले वाले वेक्टर की अगर हम बात करें, भाई जिनसे नहीं हुआ वो लोग भी साथ साथ देखें। पहले वाले वेक्टर की अगर हम बात करें तो पहले वाला वेक्टर किस क्वाड्रेंट में बच्चों? सब बोलेंगे, हाँ ना बोलना पड़ेगा। पहला वाला वेक्टर किस क्वाड्रेंट में बच्चों? First. फर्स्ट। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल 37 है, तो यहाँ पर भी तो ये एंगल 37 होगा, और ये 10 न्यूटन है, तो 10 का इधर जो कंपोनेंट आएगा, एंगल फॉर्म हो रहा है जिस एक्सिस के साथ, उस पर कॉस, जिसके साथ एंगल फॉर्म होगा उस पर कॉस, मतलब 10 cos 37। कोई दिक्कत? नो सर, इज 8 इक्वल to टू the कितना? 10 इंटू 8 4/5, मतलब वेरी गुड 8। और ये जिस पे एंगल नहीं गिवन है उस पे साइन, तो 10 sin 37, 6 हो जाएगा सर। वेरी गुड। तो 10 इंटू 3, क्या हो रहा है, 10 इंटू 3/5, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? तो दैट विल बी इक्वल टू 6। चलिए सर, दूसरा केस, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस होगी। इस पर भी कंपोनेंट लेंगे तो cos 45, इस पे sin 45, तो sin 45 हो या cos 45, वैल्यू होती है 1/√2। तो 20 हो जाएगा सर। cos 45 sin 45 वैल्यू होती है 1/√2। भाई सबको समझ आ रहा है या सिर्फ मैं और ऋषिकी पढ़ रहे हैं बस? यस तो समझ ये में रिजल्ट 20 और ये रिजल्ट भी 20। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर समझ में आ रहा है तो ये जो y कंपोनेंट है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। y कंपोनेंट विल बी नेगेटिव बिकॉज y नेगेटिव डायरेक्शन में है, और x कंपोनेंट कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। थर्ड केस, इस वाले की अगर मैं बात करूं, इस वाले में, तो ये अपना x बना लो। ये वाला जो एंगल है ये 53 है, ये वाला एंगल 53। सर ये सेम ठीक ही है, होगा, उस वाले का ही सेम आंसर आएगा। बिल्कुल देख लेते हैं। ये कितना 10। अब कॉस, बस मेरा कंसर्न बस इस बात से कि कॉस और साइन किस पे लेंगे? y कंपोनेंट के साथ क्या होगा, कॉस या साइन? cos 53 होगा। आयुषी, y कंपोनेंट कॉस के टर्म्स में होगा या साइन के टर्म्स में होगा? आयुषी, The sign. अरे एंगल यहाँ बन रहा है, इसीलिए सबसे पूछता हूँ, तो मुंह में पता नहीं क्या मतलब दही जमा के बैठते हो सब। वाई एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस होगा या साइन होगा? सो कॉस। भाई जिसके साथ एंगल गिवन हो उस एक्सिस पे कॉस। फिर से सुनो एकदम दिमाग खोल के, जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो उस एक्सिस पे कंपोनेंट होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो यहाँ पर y एक्सिस के साथ एंगल है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 10 cos 53 और ये लिखेंगे आप 10 sin 53। इज इट क्लियर? Yes. यस सर। यस लास्ट केस, इस वाले की अगर हम बात करें तो ये इस क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा इस केस में x कंपोनेंट जो होगा, ये वाला जो केस लिया था, इसमें x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों। इसी तरह से इस वाले केस में अगर हम बात करें, लास्ट केस ये 20 और ये वाला एंगल 53। ठीक है, ये 20 और ये वाला एंगल 53, 20 का कंपोनेंट करिए। पहले तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर x और y दोनों निगेटिव होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। ये आपका आएगा 20 cos 53 बिकॉज x के साथ एंगल बन रहा है तो माइनस साइन, यहाँ पर आएगा 20 sin 53, y के साथ एंगल बन रहा है और ये भी माइनस। देखिए सर, देखिए वेदर यू हैव अंडरस्टूड द रिजोल्यूशन और नॉट। Sir, see if you are convinced with the resolution. If not, please ask. हो गया Yes, sir. बच्चों?
यस सर हो गया। चलिए सर, अगर ये हो गया तो अब समझिए, ये तो रिजोल्यूशन करने का तरीका सर हमें समझ में आता है कि रिजॉल्व करने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि वेक्टर को ब्रेक करना इनटू इट्स कंपोनेंट। और कंपोनेंट कहाँ लिया जाता है? तो कंपोनेंट लिया जाता है एक्सिस पर, एंड द एक्सिस along which we are supposed to take the component, those axes must be perpendicular to each other। पहली बात तो ये। अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर आप जब कंपोनेंट लेते हैं तो चाहे आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले या वर्टिकल कंपोनेंट, इसमें बस ध्यान ये रखना है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन होगा उस एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ कॉस, और जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन नहीं है उस पर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ साइन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉस का मतलब कि वो कंपोनेंट वेक्टर का जो उस एक्सिस पे आएगा जिसके साथ एंगल गिवन है, और जिसके साथ नहीं एंगल है उस पर जो कंपोनेंट आएगा वो साइन होगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया रे भाई। अब इस रिजोल्यूशन का यूज क्या है सर? रिजोल्यूशन का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? तो रिजोल्यूशन का यूज ये बेटा कि एक तो ये कि रिजोल्व करके हम उसका इफेक्ट पता कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि मैंने किसी बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक दिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ अनडाउटेडली कि इस वेलोसिटी का दो इफेक्ट आएगा, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। मतलब पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी जा रहा होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी जा रहा होगा। तो ये तो एक तो ये हमें पता चल जाता है, इससे इफेक्ट्स पता चल जाते हैं कि उस वेक्टर का इफेक्ट किधर किधर है वो हमें समझ में आ जाता है, वो पता चल जाता है। क्लियर? अब इसमें जो दूसरी बात हमें समझनी है वो क्या है सर? वो दूसरी बात हमें समझनी है कि ये जो रिजोल्यूशन है बेटा, इस रिजोल्यूशन को यूज करके वी कैन ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स। आप कहोगे सर इसके लिए पॉलीगॉन रूल तो है। Yes, of course, polygon rule is also a rule by which you can add more than 2 vectors. But other than polygon rule, आप अगर polygon rule से ज्यादा आसान अगर rule की बात करें तो that rule is the addition by resolution। अगर आप वेक्टर को रिजॉल्व करके ऐड करेंगे तो वो ज्यादा आसान है, तो इसीलिए हम एडिशन का एक और मेथड सीखेंगे बाय रिजोल्यूशन। तो लिखिए एडिशन बाय रिजोल्यूशन, इसको एग्जांपल से ही हम समझेंगे। तो लिखिए एडिशन बाय रिजोल्यूशन। ये सिर्फ तरीका है, मेथड है, ये कोई आपकी थ्योरी नहीं है, ये सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। तो इसलिए आप इसको बस ऐसे डाल दीजिए हेडिंग एडिशन बाय रिजोल्यूशन, और उसको मैं क्वेश्चन के ही फॉर्म में सिखाऊंगा। लिख लिया भाई, एडिशन बाय रिजोल्यूशन। एडिशन करना है आपको रिजोल्यूशन के से, मतलब आपको रिजोल्यूशन का यूज करना है टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स। क्लियर? बताऊं बच्चों? Yes. अब सुनिए, एडिशन बाय रिजोल्यूशन मेथड कैसे करते हैं एडिशन। तो देखिए इस बात को समझिए। मान लीजिए सर कि आपको कुछ वेक्टर्स गिवन है, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर की वैल्यू है 10, ठीक है, और ये वाला वेक्टर गिवन है 37 डिग्री पर। एक और वेक्टर हमें गिवन है यहाँ पर, ये वेक्टर हमें गिवन है 20, और 20 न्यूटन का फोर्स वेक्टर या कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। ये है 53 डिग्री, मान लीजिए 53 डिग्री के एंगल पर। वी हैव वन मोर वेक्टर, ये मान लीजिए कि ये वेक्टर है हमारा 4√2 न्यूटन का, एंड दिस इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? एक और वेक्टर है सर हमारे पास, ये वेक्टर है हमारा ऐसे, दिख रहा है, ये वेक्टर है हमारा 2 न्यूटन का। यहाँ तक सबको दिख गया? कितने वेक्टर्स हैं बेटा? हाउ मेनी वेक्टर डू वी हैव? टोटल ऑफ हाउ मेनी वेक्टर वी आर हैविंग? 4, है ना? One is of 10 Newton, the another one is of 20, the third one is 4√2 Newton, and the last one is of 2 Newton. अब करते क्या है? अब इस सिचुएशन में हम करते क्या है? इन सारे वेक्टर को हम सबसे पहला काम करेंगे कि we will resolve all the vector individually into its x component and y component. सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि भाई सारे वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे। और कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो वी विल रिजॉल्व ऑल द वेक्टर इंडिविजुअली इन देयर x कंपोनेंट एंड देयर y कंपोनेंट। ठीक है ध्यान साहब, क्या करेंगे बोलिए, फिर से बताइए। वी विल रिजॉल्व द वेक्टर्स इनटू देयर x एंड y कंपोनेंट। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए। यस सर। ठीक है, इस 2 न्यूटन का, ये 2 न्यूटन हॉरिजॉन्टली लग रहा है, हॉरिजॉन्टल है, क्या इसका कोई कंपोनेंट y एक्सिस के अलॉन्ग आएगा? सोच के देखिए।
अगर कोई वेक्टर एग्जैक्टली एक्स एक्सिस का अलोंग है तो उसका कोई कंपोनेंट वाई एक्सिस पे आएगा क्या? नहीं नो समझ सर, नहीं आएगा। No, sir. नहीं आएगा, ठीक है। मगर फिर इसे एक बार समझा देता हूँ जिनको अभी भी नहीं पल्ले पड़ा भाई। अगर ये इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ एक्स एक्सिस का अलोंग, तो इसका कोई कंपोनेंट वाई पे आया क्या? No, sir. तो अगर कोई भी वेक्टर एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के अलोंग या कोई भी वेक्टर एग्जैक्टली वाई एक्सिस के अलोंग हो तो उसका कोई कंपोनेंट, मतलब अगर एक्स एक्सिस पे कोई वेक्टर है तो उसका कोई वाई कंपोनेंट नहीं आएगा, और अगर वाई एक्सिस पे कोई वेक्टर है तो उसका कोई एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा, है ना? मतलब अगर कोई Yes, sir. वेक्टर एग्जैक्टली एक्स वाली लाइन पे हो तो उसका कोई कंपोनेंट वाई पे नहीं आएगा, और कोई वाई पे हो तो उसका कोई एक्स पे कंपोनेंट नहीं आएगा। कंपोनेंट तब आएगा जब एंगल के फॉर्म में गिवन हो। तो देखो इस 2 न्यूटन का बस एक्स के अलोंग इफेक्ट रहेगा, पहला वेक्टर, इसका एक्स कंपोनेंट इज 2, वाई कंपोनेंट इसका नहीं आएगा तो 0। बोलो हाँ कि ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं दूसरे वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। लेट अस रिजॉल्व द सेकंड वेक्टर। ठीक है, सेकंड वेक्टर हमारा क्या है? तो सेकंड वेक्टर है हमारा 10 न्यूटन का, और कितने एंगल पे? cos 37, मतलब 37 पे। तो इसका x कंपोनेंट जो होगा वो 10 cos 37 होगा। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 4/5। इसका मतलब ये कितना हो गया? 8। इसी तरह से इस वाले का y कंपोनेंट अगर आप लेंगे तो कितना होगा? 10 sin 37, तो दैट इज इक्वल टू 10 into 3/5। ये कितना आ जाएगा? 6। बोलो हाँ कि ना? पहले यहाँ तक Yes, क्लियर sir. हुआ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, 2 का काम खत्म। अब आते हैं तीसरे वाले पे, 20 वाले। 20 वाले का y कंपोनेंट cos के टर्म्स में आएगा या x कंपोनेंट आएगा? 20 वाले का x कंपोनेंट cos के फॉर्म में लिखा जाएगा या sin के फॉर्म में? Say sign. भाई 20 X वाला किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है? y के साथ। Yes, तो sir. जिसके साथ बनेगा एंगल उस पर कंपोनेंट cos। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहां देखिए ये लिखेंगे आप 20, x कंपोनेंट इसका लिखेंगे 20 sin 53। sin 53 इज 4/5, तो 20 into 4/5 ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16। अच्छा, ये x कंपोनेंट इस वाले का निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। Negative. The तो negative. x नेगेटिव लगा दीजिए। यहां पर आप क्या लिखेंगे? 20 cos 53। सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव रहता है, 20 into 3/5, तो ये कितना आएगा? 12, और पॉजिटिव रहेगा। Yes, sir. अब लास्ट वाले केस में आते हैं, ये वाला 4√2 cos 45, और cos 45 इज 1/√2, तो 4√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 इज इक्वल टू 4। कैसा? नेगेटिव। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। यहां पर 4√2 sin 45 इज इक्वल टू 4√2 into 1/√2। फिर से कितना? -4। बोलो क्या यहां तक क्लैरिटी? Yes, sir. पहला स्टेप हमने क्या किया? वेक्टर को रिजॉल्व किया। भाई रिजोल्यूशन में किसी को कोई इशू? ऋषिक, देवांश, आशीष, आराध्या, अध्यान? नो सर। नो No, सर। sir. रिजोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, रिजोल्यूशन हमें समझ में आ गया सर। रिजोल्यूशन में तो मजा आ गया। चलिए, अब once you have resolved all the vectors into their respective x and y component, आपने एक बार इसको रिजॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे आप? जितने x कंपोनेंट आए हैं उन सबको ऐड कर लो साथ में। मतलब आप इन सारे x कंपोनेंट को सॉल्व कर लो, मतलब इन सारे x कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर लो। 2 है, 8 है, -16 है, -4 है, कितना आ गया? -20, तो ये -10 आएगा क्या? देखिए, Yes, sir. और सारे y कंपोनेंट को आप एक साथ ऐड करके लिख दीजिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 12 और 6 18, ये 14 आ जाएगा। देखिए, Yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मैं सारे वेक्टर को रिप्लेस कर सकता हूं सिर्फ 2 वेक्टर से, वन अलोंग x एक्सिस एंड अनदर वन अलोंग y एक्सिस।
y एक्सिस के अलोंग जो सारे वेक्टर का जो नेट इफेक्ट आएगा दैट विल बी 14, और x एक्सिस के अलोंग जो सारे वेक्टर का नेट इफेक्ट आएगा दैट विल बी 10। और सर माइनस साइन आपने क्यों नहीं लगाया? इसी माइनस ही की वजह से तो इसको हमने सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाया है। देखो देखो भाई सारे बच्चे पहले इस बात को देखो। Yes, sir. इसका मतलब अल्टीमेटली हाउ मेनी वेक्टर्स यू आर हैविंग ऋषिक? Sir, 2. ओनली 2, Yes, वन इज अलोंग x एंड अनदर वन इज अलोंग y। मतलब सारे वेक्टर को पहले हमने सिर्फ 2 वेक्टर से रिप्लेस कर दिया है। अब जब ये 2 वेक्टर आ गए, अनडाउटेडली ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो अब इसमें हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और आपको पता है कि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है बिकॉज एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, दूसरा वाई, तो आप लिख देंगे 10 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और सॉल्व कर लेंगे, विल गेट द आंसर। आई होप आपको Sir? मेरी बात समझ में आई होगी जी। सर हम ऐसे इसको ऐड क्यों कर पा रहे हैं, मतलब पूरा नॉर्मल इसलिए कर पा रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अगर वेक्टर आपका सेम लाइन पे हो, सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सिंपली ऐड कर पाते हैं ना उसको। नहीं समझे? अगर मान लो कि मैं कहूं कि भाई ये एक्स एक्सिस पे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सिस पे है, तो ये दोनों सेम लाइन पे सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को सिंपली ऐड नहीं करेंगे। रूल नंबर 1 याद करो, थीटा अगर 0 हो तो। Yes, sir. ऋषिक ऋषिक बोलना पड़ता है दोस्त, समझ आया है तो यस बोलो, सर, नहीं याद आया आया। तो मैं यस बताऊं। सर। याद आया? तो इसी तरह से अगर 2 वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपली सब्ट्रैक्ट होता है ना। हाँ सर। तो देखो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस ऑलरेडी है तो इसका मतलब अल्टीमेटली वो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा। देखो हाँ एक्स सर। कंपोनेंट का ये मतलब हुआ कि सारे वेक्टर एक्स एक्सिस पे हैं तो सिंपली सब एक साथ अलजेब्रिकली ऐड कर लो, सारे वाई एक्सिस पे हैं तो अलजेब्रिकली ये एक साथ सारे ऐड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली सिर्फ आपके पास 2 आ जाएगा, नेट इफेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, नेट इफेक्ट ऑन वाई एक्सिस, और फिर उन दोनों का वेक्टर सम आप ले लेंगे। यस सर। नोट करिए, एक और क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लेना तो बताना, एक और क्वेश्चन करेंगे भैया। Sir, done. Sir, done. इज इट डन? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए अगर ये हो गया तो अब एक और बार करते हैं ऐसा क्वेश्चन ताकि हम लोगों को क्लैरिटी आ जाए बिल्कुल। ठीक है, मैंने वो पीछे वाला इरेज कर दिया भाई, किसी का नोट करना रह तो नहीं गया था? देवांश, आशीष, अध्यान, वीडियो से नोट। सर डन। डन। चलिए एक बार और मिल के करेंगे और आई एक्सपेक्ट सम आंसर्स फ्रॉम यू नाउ। देखो सर एक बार ये वेक्टर है आपका, फिर से वही सारा तामझाम सर। 10√2, ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ज्यादा नहीं लेते, छोटा लेते। ये मान लीजिए कि 6√2 ये 45 डिग्री। यहाँ पर एक वेक्टर है ऐसे, ये दूसरा वेक्टर है, ये 4 न्यूटन का वेक्टर है, ये 6√2 है। ये मान लीजिए एक और वेक्टर है सर, we have one more vector like this. The angle of this vector is with y-axis 37 डिग्री, ये 10 न्यूटन है। एक वेक्टर हमारा यहाँ पर है सर, यहाँ पर ये वाला वेक्टर है, ये 20 न्यूटन का है, ये वाला एंगल 53 है। One more vector we are having like this.
ये 2 न्यूटन का, ठीक है। सम मतलब ऐड करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो Yes, sir. वन बाय वन स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप सब बताएंगे तो। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को x और y में करते हैं। Yes, मतलब sir. सबको हमें x और y में रिजॉल्व करना है ना, पहला स्टेप यही है। और 1 बाय 1 हम करेंगे सबको x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व। x कंपोनेंट सबका लेना है और y कंपोनेंट लेना है। चलिए तो ऋषिक साहब कह रहे हैं कि पहला वाला कंपोनेंट सर ये वाला लेंगे, तो चलिए 6√2 पहले वाले का कंपोनेंट अगर हम करेंगे तो 6√2 इंटू cos 45 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/√2, तो दिस विल बी इक्वल टू 6। और 6√2 इंटू sin 45 इज अगेन 1/√2, तो दैट विल बी इक्वल टू 6। पहला वाला सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले का साइन कंपोनेंट कितना होगा? मतलब सॉरी, दूसरे वाले का y x कंपोनेंट क्या होगा, साइन या cos? इस वाले का 10 न्यूटन का 10 वाले का x कंपोनेंट साइन में होगा, टर्म्स में होगा, या y कंपोनेंट? यार तुम लोग पालकी रखा जाती है। आरुषि आरुषि ये 10 वाला जो वेक्टर है इसको आपको रिजॉल्व करना है। मुझे बताइए इसका y कंपोनेंट कितना होगा, ये बताइए। आरुषि ले, ठीक है, बहुत बढ़िया। आयुषी आराध्या, So 10 cos 37, 5 concept. y कंपोनेंट 10 cos 37। तो यहाँ लिखिएगा आप x कंपोनेंट 10 sin 37, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जिसके साथ बनेगा एंगल उस पर cos, जिसके साथ नहीं बनेगा उस पर sin। तो 10 sin 37 मतलब हो गया 10 इंटू sin 37 की वैल्यू 3/5। इसका मतलब हो गया ये -6 हो जाएगा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा। और ये आएगा 10 cos 37। देखिए भाई ध्यान से, 10 cos 37 मतलब 10 इंटू 4/5, दिस विल बी इक्वल टू 8 एंड दिस 8 विल बी पॉजिटिव। थर्ड वाला, थर्ड ये 4 न्यूटन, इसका x कंपोनेंट 4 रहेगा, y कंपोनेंट इसका 0 होगा। देखो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो। ये फिफ्थ वाला, इसका x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट में -2 लिखेंगे आप। लास्ट वाला x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो 20 इंटू cos 53, cos 53 की वैल्यू हो जाएगी 3/5, तो दैट इज 5 20 तो 12 और प्लस होगा बिकॉज इसका cos कंपोनेंट इधर आएगा और इसका साइन कंपोनेंट इस वाली एक्सिस पे आएगा। तो 20 इंटू साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, इसका मतलब 16 विद नेगेटिव साइन। बोलो यहाँ तक क्लैरिटी है? एक बार हाँ ना बोल दो भाई जल्दी से। Yes, sir. यस सर। अब क्या करते हैं, सिंपली ऐड करें पहले x वाले को x वाले के साथ, तो 6 और 6 कैंसिल, 12 4 16, तो मतलब नेट x क्या आया हमारा 16। यहाँ ऐड करिए तो ये कितना आ जाएगा 8 6 14 और 18, तो नेट y कितना आ जाएगा -4। देखो सर, इसका मतलब x पॉजिटिव आ रहा है और y नेगेटिव आ रहा है, तो ये ऐसे आएगा x 16 और y 4, और इन दोनों का रिजल्टेंट आप लोगे तो ये रिजल्टेंट आएगा। अनडाउटेडली ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? देखिए सर, सर इज इट डन? यस सर। सबको क्लैरिटी आ गई भाई कैसे सॉल्व होता है ये वाला? Yes. इफ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू देन आज इतना ही रहने दो, बिकॉज इसके बाद जो अब बात आएगी वो मल्टीप्लिकेशन की आएगी, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज इतना ही रहने दो, ठीक है, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
Thank you, sir.